Now we will discuss very important topic, that is what record or report must be maintained by foreman, mining sardar, assistant manager under different statutory provisions of CMR 2017. That means what statutory inspections or examinations shall be carried out by such officials, that means foreman, mining sardar, assistant managers. And this video doesn't include the inspection or examination carried out by engineer, electrical supervisor, foreman, lamp checker. This will be dealt by me in another video. From mining sites, there are almost 26 statutory reports or records shall be recorded in bond page book kept for the purpose, and that person must sign with date on that record. यदि हम कहीं इतना बोल देंगे कि भैया वो बाउंड पेज बुक में लिखेंगे रिपोर्ट को, इसका मतलब कि जो लिख रहा है वो साइन भी करेगा, सिग्नेचर भी करेगा। मैनेजर कुछ रिकॉर्ड्स पर काउंटर सिग्नेचर करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ कहने का मतलब होगा काउंटर साइंड एंड डेटेड बाय द मैनेजर। हम सब बोलेंगे काउंटर साइंड बाय द मैनेजर, लेकिन आपको क्या समझना है, काउंटर साइंड एंड डेटेड बाय द मैनेजर, ठीक है। लेकिन क्या ये 26 जो ऑलमोस्ट बोले, मतलब एक दो आगे पीछे हो सकता है, जो 26 हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं, क्या वो आपके माइंड के लिए पूरे के पूरे लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे? ये कदापि सब माइंड के लिए तो जरूरी नहीं है। लेकिन मैं जब WCL में था, DRC अंडरग्राउंड माइन में, वहाँ सारा चीज था, डेवलपमेंट था, डिप्लेरिंग था, फायर था, फायर स्टॉपिंग था, गोड आउट पैनल्स था, मतलब मोटा मोटी जो है वो ये जो 26 आपके है उसमें से 24-25 वहाँ पे प्रोविजंस का आपको रिपोर्ट मेंटेन करना था। लेकिन कुछ माइन पे हो सकता 17, 18, 15, अब मान लो कहीं डेवलपमेंट हो रहा, तो जितने डिप्लेरिंग वाली चीज है गोड आउट पैनल वाला बात है वो खत्म है, लेकिन अनयूज्ड वर्किंग यहाँ पे भी रहता है तो कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट report or record maintained under regulation 75, periodic examination of shaft, incline और other outlets। इसके लिए क्या है, कौन करेगा, by whom this शाफ्ट का, इंक्लाइन का या अदर आउटलेट बोला था, एडिट है, या इस टाइप के कोई भी जो माइन में घुसने के रास्ते हैं उनका पीरियोडिक एग्जामिनेशन कौन करेगा, बाय ओवरमैन। इंटरवल क्या रहेगा, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days, ठीक है, कोई दिक्कत। रेगुलेशन 99 एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे क्या बोलता है इसमें, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। व्हाट मीन्स द अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन बोला और अदर कॉम्पिटेंट मतलब ओवरमैन से ऊपर वाला अदर कॉम्पिटेंट में आएगा, ओवरमैन से नीचे वाला कभी भी अदर कॉम्पिटेंट में नहीं आएगा, ठीक है। जब माइनिंग सरदार और अदर कॉम्पिटेंट लिखा तो वो ओवरमैन हो सकता है, क्योंकि अब इससे नीचे कोई आपका कॉम्पिटेंट जो सुपरविजन के लिए नहीं रहता है, ठीक है, या असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है वहां पे। लेकिन ओवरमैन के केस में उससे ऊपर वाला आएगा, उससे नीचे वाला कभी भी नहीं आएगा। तो इट शैल बी रेगुलेशन 99 एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, हॉलेज रोड का या ट्रेवलिंग रोडवे का 7 दिन में एक बार एग्जामिनेशन करना है, किसको, ओवरमैन को या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को, यह उसकी ड्यूटी है, ऐसा लिखा होगा वहां पे, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ओवरमैन और अदर कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन हॉलेज रोडवे एंड ट्रेवलिंग रोडवे वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days, ठीक। इसके बाद प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर को आप देखते हैं, तो यहां हम बात क्या कर रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, सब वही बात। इसमें 135 के सब रेगुलेशन 6 में ओपन कास्ट का भी जिक्र, उसको हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे।
135 के सब रेगुलेशन 6 में क्या बोलता है? इंस्पेक्शन ऑफ टॉप ऑफ द इंट्रेंसेस टू द माइन, मतलब शाफ्ट, इंक्लाइन, इनके भी जो भी टॉप है इनको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, सब्सिडेंस को, क्यों हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते तो सब्सिडेंस होने की संभावना रहती, यदि है सब्सिडेंस तो उसका भी एग्जामिनेशन आपको करना है। और कौन करेगा? माइनिंग सरदार करेगा। 135 के सब रेगुलेशन 6 के अंतर्गत जो इंस्पेक्शन ऑफ टॉप ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एटसेट्रा एंड सब्सिडेंस, और इसमें ओपन कास्ट वर्किंग भी है बेटा, तो हम यहाँ ओपन कास्ट की बात नहीं कर रहे, अंडरग्राउंड कर रहे, इसलिए उस बात को छोड़ दिया। इसको कौन करेगा? बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, एंड दैट कॉम्पिटेंट पर्सन इज माइनिंग सरदार। इंटरवल कितना रहेगा? वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, ये भी 7 दिन में। रेगुलेशन 75 में कितना बोला? 7 डेज, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। रेगुलेशन 99 में भी कितना बोला? वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। रेगुलेशन 135(6) में भी कितना बोला? वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। लेकिन 75 और 99 में कॉम्पिटेंट पर्सन विल बी ओवरमेन, एंड इन 135 सब रेगुलेशन 6 कॉम्पिटेंट पर्सन विल बी माइनिंग सरदार। लेकिन क्या है, यहां तक हुआ। अब इसके बाद आता है अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। रेगुलेशन 135 के बाद आएगा 136, इसका सब रेगुलेशन 7 है। उसमें क्या बोलता है, पहले हिंदी में समझ लीजिए, फिर 2 लाइन अंग्रेजी में बोल देंगे। कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे वर्किंग हम चला के छोड़ देते, बड़ा बड़ा माइंस है, कई जगह अनयूज्ड वर्किंग पड़ा है, और वो जो है सरफेस तक जुड़ा हुआ है, सील नहीं है, परमानेंटली सील्ड नहीं है। ठीक है, सील हो गया तो फिर कोई बात नहीं, इसीलिए सीलिंग करने के लिए बोलता है। आपको ना हवा भेजना है, ना गैस चेक करना है, ना डस्ट ट्रीटमेंट करना है, ये सारी झंझट से हम बच जाती है, इसे सीलिंग के लिए बोलता है। यदि आपका अनयूज्ड वर्किंग है उसको सील कर दो, इतने सारे खर्चे भी बच जाएंगे, प्रॉब्लम बच जाएगी, इंस्पेक्शन बहुत सारे बच जाएंगे। तो वो अनयूज्ड वर्किंग जो कि सरफेस से जुड़े हैं, कनेक्टेड है थ्रू ए वॉकेबल इंटरेस्ट, मतलब जिसमें आ जा सकता है आदमी, ठीक, उसका इंस्पेक्शन करना है आपको 30 दिन में एक बार। कितने दिन में करना है? 30 दिन में एक बार। कौन करेगा? 136 का सब रेगुलेशन 7 में भी कौन करेगा? माइनिंग सरदार करेगा। काहे के लिए करेगा? फॉर इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर। कई बार क्या होता है, होता रहा होगा पुराने जमाने में, अभी भी कहीं होता होगा, अब कम हो गया। कोई आदमी जो है ना इलीगली तरीके से दारू वारू बनाने का काम करता था, अनयूज्ड वर्किंग में घुस करके। उसको नहीं पता था कि कोयला में आग लग जाएगा, माइंस जल जाएगा, गैस होगा तो इग्निशन हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, वो तो उतना नहीं जाता है। तो इसीलिए हर 30 दिन में एक बार अनयूज्ड वर्किंग का एग्जामिनेशन करना है, जो कि सील्ड नहीं है। तो क्या बोलता है रेगुलेशन ओरिजिनल 136 सब रेगुलेशन 7, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स कनेक्टेड टू द सरफेस through a walkable entrances which is not permanently closed shall be examined by a competent person, and that competent person is mining sadar under regulation 247 once at least in every 7 days for the purpose of to know the illicit distillation of liquor. Okay, next ध्यान पूर्वक सुनिए, काम आएगा। अब प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनिटी का आता है, जिसमें रेगुलेशन 137 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इसको हम डिस्कस किए हैं। इसमें से आपको सब रेगुलेशन 12 of 137, सब रेगुलेशन 14 of 137 एंड सब रेगुलेशन 15 of 137, 147 तो नहीं बोल दिया गलती, 137 पे बात कर रहे हैं, यदि मुंह से निकल जाए तो 137 ही समझना, ठीक। 137(12) ये काहे के लिए? ये है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का पता लगाने के लिए। आजकल क्या बोलता है, टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम लगाइए, ठीक है। ट्यूब बंडल सिस्टम हमारे देश में यूज नहीं होता, विदेशों में होता है, वो लगाइए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाइए, ठीक है। वो तो ठीक है, कई बार उसने रीडिंग गलत दे दिया तो क्या कीजिएगा, ठीक है। मेरे माइंड में मान लिया, हाँ, एक एग्जांपल के लिए मान लिया मेरे अंडरग्राउंड माइंस में है टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, अरे सिस्टम में फॉल्ट आ गया, कैलिब्रेटेड नहीं है,
वो गलत भी दे सकता है। लेकिन आप जो इंस्पेक्शन कीजिएगा बाबू, वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए स्पॉट सिटिंग के डिटेक्शन के लिए कैसा, इन अर्ली स्टेज क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन अर्ली स्टेज। कहां पे आपको चेक करना है इसको, द एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफ एवरी गो shall be tested for the percentage of CO once at least in every 7 days। अब इसको ऐसा आप लोग कभी नहीं पढ़ना जैसा हम बोल दिए, इसको तोड़ देना। क्या क्या बोलता हूं, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द स्पॉन्टेनिटी इन अर्ली स्टेज, दो बात बोला है, द एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड द एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी गो which is not isolated or sealed off shall be tested for the percentage of CO once at least in every 7 days। हाँ, वो जो एंड ऑफ लगाना उसका मतलब वो जो पहले बात क्या वो भी उसमें शामिल है। कई बार वही बच्चा लोग नहीं समझ पाता तो लिख नहीं पाता है। दूसरा क्या बोलता है, ग्राम 330 दिन में आपको एक बार डिटरमाइन करना है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, रेगुलेशन 137 के सब रेगुलेशन 12 में। इसको भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि हम करते हैं भैया, टेलीमॉनिटरिंग है, सब है, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, एडवांस्ड जमाना है, उसके साथ हमको चलना होगा, उससे भी हमको बहुत फायदा होता है। जो टेक्नोलॉजी है उसका हमको यूज करना है, बट जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको भी छोड़ना नहीं है। 137 का 14 क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन एवरी आइडल डे। हर आइडल डे मतलब बंद रहता है, कहीं जैसे कहीं अंडरग्राउंड माइंस आजकल लास्ट में चलता है, संडे बंद कर देता है, पीएचडी बंद कर देता है, ठीक है। तो वो जो बंदी का दिन है उसी को आइडल डे बोलते हैं। आइडल डे में हर डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट को आपको इंस्पेक्शन करना है। काहे क्लिक करना है, अरे भैया कहीं गैस तो नहीं जमा हो गया, कहीं आग तो नहीं लग गया, उसके लिए। और 137 का सबडिविजन 15 क्या बोलता है भाई, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग्स, ऑल अनयूज्ड वर्किंग विच हैव नॉट बीन सील्ड अप। जो सील्ड अप नहीं उसी का करना है। सील्ड अप हो गया तो घुसबो कैसे, जांचबो कैसे, समझ आए ना। तो जब भी अनयूज्ड वर्किंग लिखे या गोप लिखे तो उसमें लिखा विच हैव नॉट बीन परमानेंटली क्लोज्ड और सील्ड अप। इस टाइप का जो भी वर्ड मतलब जो बंद नहीं किया, ये मीनिंग आ जाना चाहिए आपकी बात में, ठीक है। ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स विच हैव नॉट बीन परमानेंटली सील्ड अप आर एवरी आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ट अराउंड गोड आउट पैनल्स आर एरियाज। जो पैनल को गोड आउट कर देते हैं उसमें क्या बनाना है हमको, आइसोलेशन स्टॉपिंग पहले से बना के रखना, कुछ को हमको प्रिपरेटरी स्टॉपिंग उसको भी कंप्लीट कर देना, गोड आउट होने के बाद कंप्लीटली उसको सील कर देना है। तो उस आइसोलेशन स्टॉपिंग की भी जांच करना है कब, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। कौन करेगा बेटा, बाय ओवरमैन, ठीक है। कौन करेगा, ओवरमैन करेगा। 137 के तहत जितनी भी जांच होगी, इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन होगा, दैट शुड बी कैरिड आउट बाय ओवरमैन। नेक्स्ट, रेगुलेशन 138 सब रेगुलेशन 4 क्लास ए। अब यहां पर बच्चा लोग कई बार पढ़ो अकबकाने लगता है, ठीक है। यहां दो बात है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम अभी अंडरग्राउंड का केस डील कर रहे हैं तो हम सिर्फ अंडरग्राउंड की बात करेंगे, बट यहाँ पे ओपन कास्ट का भी जिक्र है। यहाँ ओपन कास्ट का भी क्लॉज ए ऑफ सब रेगुलेशन 4 ऑफ रेगुलेशन 138, यहाँ पर ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों का जिक्र है। और दोनों के केस में अलग अलग कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, इसको इसके अंदर बैठा लेना, ठीक। काहे के लिए, आग लग गया कहीं या स्पॉन्टेनियस हो गया तो उसको सील करने का काम करते हैं कि नहीं। तो जब काम चल रहा है, इज इन प्रोग्रेस, सीलिंग का काम, आग या स्पॉन्टेनियस को सीलिंग करने का काम प्रोग्रेस में है, तो उस जगह पे, उस स्पॉट मतलब जगह, प्लेस, ठीक, उस जगह पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन हमेशा खड़ा रहेगा। यदि अंडरग्राउंड है
तो ओवरमैन रहेगा कॉम्पिटेंट पर्सन। यदि ओपन कास्ट में यदि फायर हुआ है और वहां पर उसको डीलिंग या सीलिंग का काम चल रहा है तो वहां पे माइनिंग सरदार है। ये कहां से बोल रहे हैं हम? अंडर रेगुलेशन 247, जिसमें कि कौन माइनिंग, कौन इंस्पेक्शन कौन करेगा ये दिया हुआ है 247 में। कहाँ का बात कर रहे थे हम? 138 के सब रेगुलेशन 4 के क्लास ए में क्या लिखा है? वेयर सीलिंग और डीलिंग ऑफ ए फायर और हीटिंग इज इन प्रोग्रेस, ए कॉम्पिटेंट पर्सन शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट एट द स्पॉट। ठीक, और वो कौन होगा वो बता दिया। अंडरग्राउंड के लिए ओवरमैन साहब रहेंगे और आपके ओपन कास्ट में फायर को डीलिंग या सीलिंग का काम चल रहा है तो वहां पे माइनिंग बाबू, जो माइनिंग सरदार बाबू वो रहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते 139(6) बोला मतलब सब रेगुलेशन 6 ऑफ 139। यहाँ कुछ नहीं बेटा, ये जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं, सेंड देखते हैं, उसके पानी वानी बुझाने के लिए जो होजेस मटेरियल में आ गया, तो जो भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है, मटेरियल है, उससे संबंधित जो भी चीजें जो आग बुझाने के लिए काम आने वाले, फायर फाइटिंग के लिए काम आने, उनका जांच करना है 30 दिन में एक बार। ठीक है, 1 इन एवरी मंथ बोलता है। अब एक बच्चा बोल देता कि महीना में तो 28 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है, आप 30 दिन कैसे बोल दिए? ठीक, तो हम भी लिखे बेटा कि ठीक है, हमको तो मालूम नहीं था कि 28 दिन भी होता है, 31 भी होता है, गलती से बोल दिया। ठीक, मतलब हम जनरली 30 दिन का मतलब एक महीना पकड़ते हैं, लेकिन 28 भी आता है फरवरी में, नहीं कि 29 भी आता है, 29 लिखना भूल गया था। ठीक है, तो जितने भी फायर फाइटिंग के हमारे संसाधन हैं उनका, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, सेंड हो, जो पानी मारने के लिए हम जो पाइपलाइन बिछाते हैं या पाइपलाइन जो स्टैंड बाई में रखा, उन सबकी जांच करना है। ये 139 सब गैस रेगुलेशन 6 में लिखी हुई बात है। रेगुलेशन 142(7) ये फायर स्टॉपिंग के लिए। फायर स्टॉपिंग क्या होता है? अभी हम उधर कहीं बता रहे थे आप लोगों को कि फायर डीलिंग या सीलिंग का काम चल रहा है तो कैसे करते हैं? स्टॉपिंग बनाते हैं। पहले तो ऐसे ही थोड़ा मोड़ा रहता तो बुझा देते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, इससे उससे नहीं हुआ तो आजकल तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये फ्लशिंग भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए अभी यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है जुगाड़ तो आप क्या वेट कीजिएगा, जब तक तो खदा नहीं जल जाएगा। तो हम आइसोलेशन स्टॉपिंग से बना करके उसको आइसोलेट कर देते। तो आग को सील करने के लिए जो आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया, दैट इज नोन एज फायर स्टॉपिंग। और जो सिर्फ हम आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं, सिंपली आइसोलेशन मतलब गोड आउट पैनल को या अनयूज्ड वर्किंग को सील करने के लिए जो बनाया, या जब हम डिप्लेरिंग चालू करने के पहले जो आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं उसको आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं या फायर डैम्स बोलते हैं, DMS डैम्स। डैम्स मत बोलते ना, डैम्स का मतलब गैस होता है, डैम्स बोल रहा हूँ, DMS डैम्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? तो ये रेगुलेशन 142 सब रेगुलेशन 7 में क्या बोलता है कि जो भी फायर स्टॉपिंग है उनकी जांच एक ओवरमैन करेगा और 7 दिन में कम से कम एक बार करेगा, वंस एटलीस्ट एवरी 7 days बाय ए ओवरमैन। काय की जांच? आइसोलेशन स्टॉपिंग की। अभी हम वेंटिलेशन में भी चलेंगे। ठीक है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग की भी जांच देखेंगे, वो 14 दिन में देखेंगे उसको आगे। ठीक, 143 रेगुलेशन 143 सब रेगुलेशन 3 ये डस्ट सर्वे के बारे में। जैसे आपका उधर बोले थे ना बाबू, सब रेगुलेशन 6 ऑफ 139 जिसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो भी है, मटेरियल्स है, उनका जांच जो है 1 मंथ में एक बार करते हैं, 1 इन एवरी मंथ। वैसे डस्ट सर्वे जो है 1 इन एवरी मंथ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेगुलेशन 143(8) भी है। आपने डस्ट सर्वे किया कि कितना डस्ट उड़ रहा है, उधर बताए होंगे हम आप लोग को, कभी अभी वो सब चर्चा करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके जो रिजल्ट है, और रिजल्ट को सैंपल कलेक्टिंग के 14 दिन के अंदर, विद इन 14 days of collecting sample, all results of respirable dust survey shall be recorded in a bond page book kept for the purpose, and the person making the report must
sign the record and manager shall countersign and dated the record within 24 hours। ठीक है, और जो आपके मैनेजर साहब है वो मैनेजर साहब 24 घंटा के अंदर, जब वो बॉन्ड पेज बुक में लिखा गया उसके 24 घंटा के अंदर में उस पर क्या करेगा, काउंटर सिग्नेचर करेगा। तो जो रिपोर्ट लिखा हो जाएगा मैनेजर साहब के पास, सर ये आया है देख लीजिए थोड़ा सा, और चिड़िया मार दीजिए, मतलब काउंटर सिग्नेचर मार दीजिए, तो वो हो गया। ठीक, इसके बाद आता है रेगुलेशन 144 सब रेगुलेशन 7। इसमें क्या है बेटा, एक डस्ट इंचार्ज बाबू का नाम सुने हैं और एक सैंपलिंग इंचार्ज होता है। ठीक है, सैंपलिंग इंचार्ज डस्ट का सैंपल लेता है। डस्ट, जो डस्ट पड़ा रहता है फ्लोर में, रूफ में, साइड में, सपोर्ट पे, वो जो डस्ट उसका सैंपल लेता है, वो डस्ट सैंपलिंग इंचार्ज है। और जो डस्ट इंचार्ज है, सिर्फ डस्ट इंचार्ज बोल रहे, सैंपलिंग इंचार्ज की बात नहीं कर रहे। सैंपलिंग इंचार्ज तो डस्ट का सैंपल लेता है। डस्ट इंचार्ज जो है वो क्या क्या काम करता है, कोल्ड डस्ट क्लीनिंग का। ठीक है, डस्ट ट्रीटमेंट के दो ही उपाय है, या तो इनकम्बस्टिबल डस्ट छिड़क दीजिए, मतलब स्टोन डस्ट छिड़क दीजिए, या तो फिर पानी मार दीजिए, मतलब वाटर स्प्रेइंग कर दीजिए। वाटर स्प्रिंकलिंग बोलो, वाटर स्प्रेइंग बोलो, ड्रेंच विद वाटर बोलो, ये सब अंग्रेजी के बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है बेटा, अपन लोग इंडियन के लिए बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना ना होगा तो यही ट्रीटमेंट। तो दो काम करना है, 144(7) 144(7) बोल रहे मतलब सब रेगुलेशन 7 क्या करना है, ए डेली रिकॉर्ड ऑफ, डेली करना है उसको। ठीक है, ए डेली रिकॉर्ड ऑफ areas where coal dust cleaned, where areas where dust treated with water or stone dust, या जिसको इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलते हैं, स्टोन डस्ट को इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलते हैं। और कौन करेगा बाबू इसको, कौन करेगा, डस्ट इंचार्ज करेगा। डस्ट इंचार्ज का क्वालिफिकेशन क्या होगा, आप पढ़े होंगे रेगुलेशन, आप लोग तो पढ़ते न रहते जी, हम तो भूल भाल जाते हैं। कौन कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन दिया है, डिग्री इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग, ओवरमैन और ओवरमैन सर्टिफिकेट इतना दिया होगा, और मैनेजर सर्टिफिकेट। ठीक, मतलब इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट होल्डर डस्ट इंचार्ज का काम कर सकता है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि आपको पूछ ले कोई डस्ट इंचार्ज का, तो क्या बोलिएगा, मैनेजर सर्टिफिकेट। मतलब क्वालिटी मैनेजर नहीं होता बेटा, जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, जो मैनेजर साहब से नीचे होते हैं। मैनेजर का मतलब होता है, क्वालिटी मैनेजर मतलब द पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ द CMR 2017 and section 17 of the Mines Act 1952 and all other certificate holder who are first class, second class, they are comes under the definition of assistant manager। ठीक है, तो मैनेजर सर्टिफिकेट बोला मतलब जो असिस्टेंट मैनेजर्स है, या ओवरमैन है, या डिग्री या डिप्लोमा। तो इनमें सबसे छोटा सर्टिफिकेट क्या हुआ, डिप्लोमा होल्डर। तो जो डिप्लोमा इन माइनिंग है, दे विल आल्सो एक्ट एज अ डस्ट इंचार्ज। ठीक, रेगुलेशन 149 सब रेगुलेशन 9। कई बार हम पूछे हैं, बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, रेनी सीजन कब होता है भैया, रेनी सीजन होता है बंधु 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक। ठीक है, और इसके बाहर का बचा हुआ पीरियड नॉन रेनी सीजन में आता है। ठीक है, तो रेगुलेशन 149 सब रेगुलेशन 9 प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर ऑफ सरफेस वाटर के बारे में ये तो बोलता है प्रोटेक्टिव मेजर्स का एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन अगेंस्ट डेंजर ऑफ सरफेस वाटर। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होते बाबू, आप पढ़े हैं कि आपका जो माइन एंट्रेंस है वो 1.5 मीटर ऊपर रहना चाहिए, माइन को कोई पानी से खतरा तो नहीं है सरफेस वाटर से, वो देखना है आपको। और कांस्टेंट एकदम रेनी सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रहा है, तो उस समय देखना है कि हमारा कोई ड्रेनेज सिस्टम चौक तो नहीं हो गया, कहीं से माइन में पानी तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, डेंजर लेवल जो हमने फिक्स करके रखा है नदी नाला में, यदि माइन के अगल बगल में है तो
उसका लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। आपका जो HFL है उससे 1.2 मीटर नीचे डेंजर लेवल रखते हैं, तो पानी वहां तक तो नहीं। ये सब प्रोटेक्टिव मेजर्स ताकि पानी माइन में ना घुसे। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच ओवरमैन करेगा। बाय कंप्टेंट पर्सन मतलब ओवरमैन करेगा। 149 के सब डिविजन 9 के तहत कौन करेगा? ओवरमैन करेगा। काहे कि एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स टेकन अगेंस्ट डेंजर ऑफ सरफेस वाटर बाय ओवरमैन वंस इन एवरी 14 डेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का जो पीरियड होगा उसमें 14 दिन में प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच करेगा, और अदर पीरियड्स ऑफ द ईयर में वंस इन एवरी 30 डेज। ठीक है। इसके बाद 149(10) भी है। ठीक है भैया, ओवरमैन साहब को कर दिया, ओवरमैन साहब अपना कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है, करता ही है, फिर भी उसको क्रॉस चेक करने के लिए CMR 2017 ने सब रेगुलेशन 10 ऑफ 149 भी दिया कि मैनेजर साहब जो है ना बाबू, मैनेजर साहब वर्किंग्स का और प्रोटेक्टिव मेजर्स का पर्सनली वंस इन अ क्वार्टर एग्जामिनेशन करेंगे। क्या बोला? सूत गया क्या जी? तुमको नहीं समझ आ रहा है जी? नहीं समझा रहे हम अच्छे से? अरे सुनो नहीं आप प्यार से। पाली तुम भी सो गई लगता बेटी। सुनो सुनो सुनो, काम आएगा। अभी एग्जाम है ना तुम लोग का, सुन लो तो काम आएगा रिक्रूटमेंट एग्जाम में। ठीक है। क्या बोले कि जो मैनेजर साहब है ना, वो जो प्रोटेक्टिव मेजर्स की हम चर्चा कर रहे थे 149 के सब डिविजन 9 में, वो प्रोटेक्टिव मेजर्स की भी और वर्किंग्स की भी पर्सनली वंस इन अ क्वार्टर एक बार जांच करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। यही बोलता, बाकी और कुछ नहीं है। कहाँ का बोला? सब रेगुलेशन 10 ऑफ रेगुलेशन 159। अब हम आते हैं रेगुलेशन 150। बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, एक भी हम समझाए 2-4 जगह। ठीक है, मेरे चैनल पे यहाँ तो सिर्फ हम जो रिकॉर्ड या रिपोर्ट हमको रखना है स्टेचुटरली वही ना देखेंगे, बाकी जिसको तो हम 150 को पूरा नहीं देखेंगे। तो जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो चैनल में ढूंढ ढांड करो ना यार, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। 150 का 10 में क्या बोलता है? 60 मीटर के वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर यदि आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, या एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर हुआ तो आपको तो रोक देना है वर्किंग। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिफाई करना, मतलब नोटिस दे देना है। जब तक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नहीं बोलेंगे तो आपको चालू नहीं करना है वहां फिर से। तो आपने परमिशन ले लिया भाई ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, तो जो ये जो वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर आपको वर्किंग करना है तो किससे परमिशन लेते हैं? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। हम कई बार बताए हैं, बच्चा लोग मेरे जमाने का पढ़ लेता है रीजनल इंस्पेक्टर, मेरे टाइम में रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेते थे, अब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हो गया बेटा। जमाने के साथ बदलो नहीं यार, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर से तो आपने परमिशन लिया किस रेगुलेशन के तहत? सब रेगुलेशन 3 ऑफ 150। और वो जो एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर वाला जो केस है वो किसके तहत है? सब रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 150। तो जब आप वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर काम कर रहे हैं या एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर मिला और तब काम कर रहे हैं, तब आप जो है सिस्टम ऑफ एडवांस बोरहोल को फॉलो करते हैं। तो आपको 2-4 चीज लिखना होगा। क्या क्या लिखेंगे? अरे बोरहोल ना करे तो बोरहोल है के बारे में लिखना है जी। क्या क्या लिखेंगे बताइए, आप ही सोचिए भैया। किस जगह और कितना बोरहोल मारा, डायरेक्शन क्या था, यही सब ना लिखेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ बोरहोल कितना था, मतलब डेप्थ ऑफ बोरहोल कितना था, और एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ वर्किंग, इतना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। कब? जब हम रेगुलेशन 150 सब रेगुलेशन 3 एंड रेगुलेशन 150 सब रेगुलेशन 6 के तहत वर्किंग करते हैं, तब हमको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि हमारे वर्किंग का हाइट विड्थ, एग्जैक्ट हाइट विड्थ कितना है, किस किस जगह हमने बोरहोल मारा, हाउ मेनी बोरहोल्स ड्रिवन, एट विच प्लेस बोरहोल ड्रिवन, डायरेक्शन ऑफ ईच बोरहोल, यही ना लिखेंगे यार। और वो हाइट एंड विड्थ वाला बताए थे ना 150 को जब बता रहे थे, क्या बताए थे? नॉट मोर देन 2.4 मीटर इन हाइट एंड नॉट मोर देन 2.4 इन विड्थ, ऐसा नहीं बताए थे जी। अब बोल गए होगे तो फिर से याद रख लो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। कौन लिखेगा? लिख
लिखेगा कौन? दिस रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड बाय मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर। या तो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होगा, वो ये रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ठीक है, काहे में? बाउंड पेज बुक में। और बाउंड पेज बुक में लिखेगा तो बस साइन भी करेगा, मैं स्टार्टिंग में बता दिया। और इस पर मैनेजर सब काउंटर साइन करेंगे एवरी डे, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये खतरनाक बात है। पानी के साथ खेल रहे हैं, नहीं तो वो अभी अक्षय बाबू का एक फिल्म आया था रानीगंज वाला, मिशन रानीगंज, वो ना हो जाएगा। इसलिए मैनेजर साहब पर डे ओकरा के ऊपर काउंटर सिग्नेचर करेंगे ताकि चेक होते रहे, जो लिख रहा वो भी सजग रहेगा, और ये काउंटर सिग्नेचर कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे तो वो भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, जब तक आप पूछिएगा नहीं, हम इंडियन है, हम नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी खासियत है। ठीक है, हम जब तक हमको कोई नहीं बोलेगा हम ना करबो, ये कसम खा लिया हमने। ठीक है, इसीलिए बोल दिया काउंटर सिग्नेचर करेगा मैनेजर पर डे, एवरी डे मतलब पर डे। तो फिर क्या होगा, वो आगे वाला भी थोड़ा सजग रहेगा। इसे रिकॉर्ड मेंटेन करो, माइंड अपने आप ठीक हो जाएगा। चेक कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए। तो कुछ हद तक हम संघर्ष करते हैं प्रकृति के विरुद्ध, तो कुछ तो हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट रिस्क को कम किया जा सकता है। हम ये नहीं कदापि बोलते कि 100% इलिमिनेट हो जाएगा डेंजर या हज़ार्ड, बट वी कैन रिड्यूस एट ए सेटिस्फैक्टरी लेवल इफ वी डू मॉनिटरिंग, ओनली मॉनिटरिंग। सुपरवाइजर का, ऑफिसर का क्या काम है माइनिंग में? सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, ध्यानपूर्वक मॉनिटरिंग करना है, देखना है, सुनना है, समझाना है, समझना है, अपने आप मॉनिटरिंग होता है। ठीक, क्योंकि हम आज से कुछ समय पहले 2 साल मैनेजरी की है ऊपर कास्ट में, तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मैनेजरी का कि मॉनिटरिंग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 153 सब रेगुलेशन 2, 153 के सब रेगुलेशन 1 में स्टैंडर्ड्स दिए हैं। मेरा जो कोई वीडियो देखा होगा 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, उसमें हम 2 टाइप के स्टैंडर्ड बताए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड्स 153 के सब रेगुलेशन 1 में दिए हैं, उनको इंश्योरिंग करने के लिए, फॉर इंश्योरिंग एडेक्वेट वेंटिलेशन, एयर सैंपल्स एंड टेम्परेचर रीडिंग शैल बी टेकन वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 days, and these statutory provisions given in sub-regulation 2 of regulation 153. Okay, now we will proceed 156(8) air quantity measurement. एयर क्वांटिटी मेजरमेंट, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब काहे होता है हम नहीं जानते, साफ साफ लिखा है कहाँ करना है और कब करना है। करना है डिग्री 1 गैसीमाइन है या नॉन फायरिसिम है 30 दिन में एक बार। अब बचा क्या बेटा, फायरिसिम बचा, डिग्री 2 डिग्री 3 वो नहीं लिखा वहाँ पे, तो बचा क्या है, फायरिसिम डिग्री 2 डिग्री 3, तो फायरिसिम है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है। 14 दिन में एक बार एयर क्वांटिटी मेजरमेंट करना है, उसका रिकॉर्ड लिखना है। इसके लिए एक आपको गवर्नमेंट को आपको अपॉइंट कर देना है, खत्म हो गया कहानी, रिकॉर्ड करते रहेगा। डिग्री 2 डिग्री 3 या फायरिसिम है 14 दिन में एक बार, डिग्री 1 या नॉन फायरिसिम है तो 30 दिन में एक बार। कोई दिक्कत है? 159(12) ये क्या है? 159(12) एग्जामिनेशन ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस बोलिए, अप्लायंसेस बोलिए, इंक्लूडिंग एयरवे, हवा रास्ते, वेंटिलेशन डिवाइसेस और साथ ही साथ एयरवे, हवा रास्तों की जांच। एग्जामिनेशन का मतलब होता है जांच। तो आपके वेंटिलेशन डिवाइसेस क्या क्या होते हैं बेटा? सब लोग अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग किए होंगे, क्या होते हैं? मैं तो देखा भैया, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर जिसको सिंपली डोर बोलते हैं, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, यही ना वेंटिलेशन डिवाइसेस या वेंटिलेशन अप्लायंसेस है। और एयरवे का जांच 14 दिन में एक बार करना है। कितने दिन में करना है? 14 दिन में एक बार करना है। कौन करेगा?
by a competent person, but who is competent person? For regulation, sub-regulation 12 of 159, that competent person is overman. क्या था 159 बाबू? 159 था एग्जामिनेशन ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस एंड एयरवे। ठीक, नेक्स्ट रेगुलेशन 165, सब रेगुलेशन 1 एंड सब रेगुलेशन 2 दोनों को देखेंगे। 1 में है डिवाटरिंग का। 1 में क्या चीज दिया है? डी वाटरिंग का। अब वहां चालू हुआ होगा नो डिस्यूज्ड माइन और सब शैल बी डिवाटर्ड एक्सेप्ट अंडर द कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन, ऐसा। अब इसको ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखेगा ना तो एक्सेप्ट और नो को लिखने में कहीं इधर उधर किया तो मीनिंग गलत होगा। लिखो ना भाई, डिस्यूज्ड माइन आर डिस्यूज्ड सब शैल बी डिवाटर्ड अंडर द कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ ए competent person and that competent person is mining सरदार। कौन सा रेगुलेशन है बेटा? ये सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 165। दूसरा बात है सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 165, फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइन और पार्ट। पार्ट मतलब कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइन और पार्ट आफ्टर बीइंग डिवाटर्ड, डिवाटरिंग के बाद माइन का फर्स्ट इंस्पेक्शन, या जो माइन 7 दिन से अधिक के लिए बंद था उसके रीओपनिंग के बाद पहला जो डिस्ट्रिक्ट का या माइन का या कोई माइन का छोटा सा भाग है उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा? ओवरमैन करेगा। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट ओवरमैन साहब लिखेंगे। जो भी इंस्पेक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते। 166 रेगुलेशन 166 सब रेगुलेशन 7, इसमें क्या है कि गैस मिल गया तो उसका रिपोर्ट लिखना है। तो सिर्फ गैस मिल गया उसी का नहीं, गैस मिल गया तो उसको रिमूव भी करना है। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे रिपोर्ट में? कब गैस मिला, कहाँ मिला, 2 डीप 14 लेवल में मिला। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ अंदाजी में। ठीक है, उस जगह का नाम लिख देना है, कब मिला, कितने बजे मिला, फर्स्ट शिफ्ट के 12 बजे, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ बेटा। तो व्हेन एंड वेयर इनफॉर्मल गैस वाज फाउंड, व्हेन इट वाज रिमूव, कब मिला, कहाँ मिला गैस, उसको कब हटाया गया। ठीक है, और यदि इनफ्लेमेबल गैस था तो उसका परसेंटेज भी लिखना होगा। ठीक है, और इस सब रेगुलेशन के लिए सब रेगुलेशन 7 ऑफ रेगुलेशन 166 के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन विल बी माइनिंग सरदार। नेक्स्ट 167 क्या है? इसको हम एक बार फिगर से बताए थे, अभी मेरे पास बोर्ड वोर्ड का जुगाड़ नहीं इसलिए नहीं बता पा रहा, अदरवाइज बताए थे। कुछ नहीं रे बेटा। ठीक है, क्या था इसमें कि फायरी सीम है, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस मतलब अनयूज्ड वर्किंग में गैस हो सकता है। क्या हो सकता है? इनफॉर्मल गैस हो सकता है, CO हो सकता है, CO2 हो सकता है, कहीं पानी जमा होगा सड़ रहा होगा तो H2S भी हो सकता है। यही ना सब होगा, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है का। ठीक है ना, बोल रहे हैं। तो क्या बोला? इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस इन एवरी फायरी सीम और सेकंड और थर्ड डिग्री सीम, ऑल अनयूज्ड वर्किंग shall be inspected once at least in every 7 days by a competent person and that competent person will be overman। ठीक है, तो जो भी अनयूज्ड वर्किंग है उसमें गैस की जांच के लिए 7 दिन में एक बार ओवरमैन साहब जांच करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट तो लिखना ही लिखना है, जांच किया मतलब रिपोर्ट लिखना है, वो आप अपने आप समझ जाना कि हम बोल दिए हैं। रेगुलेशन 147 प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस, प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस। इसमें क्या बताए होंगे? इसमें बताए होंगे कि मेरा कोई वर्किंग जो है गोप या डिस्यूज्ड वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ जाए जिसमें कि गैस हो सकता है, इनफ्लेमेबल और नोक्सियस गैस हो सकता है या होने की संभावना है। अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलते, ऐसे बोलते बेटा, when working is extended to within 30 meters of gulf or disused working containing are likely to contain inflammable or noxious gas। मतलब
यदि मेरा वर्किंग किसी गोप या डिस्यूज वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ जाए, और वहां अंग्रेजी में बोला कंटेनिंग, मतलब कंटेनिंग इनफ्लोमेबल नॉक्सियस, मतलब जिसके अंदर नॉक्सियस इनफ्लोमेबल गैस है, आर लाइकली टू कंटेन इनफ्लोमेबल नॉक्सियस गैस, मतलब जिसमें होने इनफ्लोमेबल नॉक्सियस गैस होने की संभावना होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तब क्या करना है, देयर शैल बी मेंटेन एटलीस्ट वन बोर होल, वन नॉट लेस देन, क्या वर्ड बोल रहा है, ख्याल रखिएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले, नॉट लेस देन 1.5 मीटर डीप इन एडवांस ऑफ द वर्किंग, एंड द ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग ऑफ बोरहोल shall be done under the supervision of a competent person, and that competent person will be, ये कौन सा रेगुलेशन 147, इसके लिए माइनिंग सरदार रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं यार। और लास्ट दो और बचे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लोमेबल गैस अंडर क्लॉज सी ऑफ रेगुलेशन 1 ऑफ 169। इसमें क्या बोलता है कि परसेंटेज ऑफ इनफ्लोमेबल गैस जो है ना, वो हर 7 दिन में एक बार डिटरमाइन करना है। ठीक, ये इन जनरल हो गया। फिर हम बताए होंगे जब 169 को समझाओगे कि मोर देन 0.8% से यदि इनफ्लोमेबल गैस ज़्यादा हो जाए तो उसका सैंपल लेके या दूसरे तरीके से परसेंट डिटर्मिनेशन जो है नॉट एक्सीडिंग इंटरवल ऑफ 24 आवर्स में करना है। यदि गैस जो हमको 0.6% से कम मिलता है तो महीना में एक बार करना है, ऐसा ना बताएंगे, वो अलग बात है। इन जनरल तो मिलेगा तब ना ये वाला बात आता। इन जनरल आपको डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट ऑफ गैस वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, आपको हर 7 दिन में परसेंटेज ऑफ इनफ्लोमेबल गैस को डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लोमेबल गैस वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। कोई दिक्कत? और जब मिला तो फिर ये वाला आता है, नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स वाला, 1 मंथ वाला। ठीक, जब 0.8 से ऊपर हो, 0.6 से नीचे हो, वो बात की बात है। इन जनरल आपको 7 दिन में। और एक दूसरा दिया डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय ओवरमेन, मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन लिखा, मतलब ये 169 के लिए ओवरमेन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। once in every 30 days, once at least in every 30 days। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अंडरग्राउंड कोल माइन में जो रिपोर्ट या रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी हम मेंटेन करते हैं, जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन करना होता है, उसको आप सब लोग जानते हैं। बट हमने एक जगह ला करके आप लोगों को बना बनाया खाना परोसने का काम किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा। और यदि आपको लगता है कि ये यूजफुल था स्टडी मटेरियल, तो इसको आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, वो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हम ना बोलते हैं बाबू, जेकरा अच्छा लगेगा कर, वो ना करना है तो ना करे, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ठीक है, ओके, थैंक यू।